जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे परिवार गुड टाइम क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। बीच में 2-3 दिन कुछ डिस्टर्बेंस होने की वजह से जो क्लासें हैं वो रेगुलर नहीं हो पाई, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सभी इस बात को थोड़ा सा समझ रहे होंगे, ठीक है। कुछ परिस्थितियाँ थी जिसकी वजह से समझ रहे हैं कि थोड़ी बहुत दिक्कतें हो जाती हैं कभी कभी, क्योंकि केवल यही काम नहीं है कि मैं आपको केवल पढ़ाने वाला ही काम करूं, इसके अलावा भी कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने पहले ही आपको बताया है। तो उसी के चक्कर में थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, अस्त व्यस्त जीवन हो गया। लेकिन अभी क्या है, अभी चीज़ें सही हैं, तो अब सब कुछ सही तरीके से चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैंने कहा था आपको कि अरिथमेटिक ख़त्म होने के बाद में हम लोग एडवांस करेंगे। तो एडवांस तो अब चूंकि डिस्टर्ब हो गई क्लास, तो इसलिए 2 दिन एडवांस अब हम लोग बाद में करेंगे। 2 प्रैक्टिस सेट हमारे पास और हैं अभी भी अरिथमेटिक के, 6 हम कर चुके हैं, 7वां हम लोग आज करने वाले हैं और इसके बाद में एक और 8वां, ठीक है। इन दोनों को करने के बाद में फिर हम लोग अपने एडवांस पे शिफ्ट हो जाएंगे और एडवांस करेंगे। और एडवांस के बाद में जब एडवांस भी हम लोग कम से कम 7-8 प्रैक्टिस सेट एडवांस के भी कर लेंगे, तब क्या होगा कि जो एडवांस है वो भी आपका बहुत अच्छे तरीके से मजबूत हो जाएगा एसएससी सीएचएसएल के लिए। और उसके बाद में हम लोग फिर एक पेपर उठाएंगे और उसका पोस्टमास्टम करेंगे, जिसमें एडवांस भी होगा, अरिथमेटिक होगा, मतलब सब कुछ मिक्स्ड होगा, ठीक है। तो हम लोग ये देख पाएंगे कि अरिथमेटिक में कहीं फंस रहे हैं या एडवांस में क्या कहीं हम अभी फंस रहे हैं या नहीं फंस रहे हैं। और अगर फंस रहे हैं तो उस चीज़ पे हम लोग थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे, उस चीज़ को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। रिवीजन करेंगे उस चीज़ों को। अगर कोई दिक्कत होती है तो उसको समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। और अगर हम लोग नहीं फंस रहे हैं तो फिर क्या करेंगे, जब तक हमारा एग्जाम नहीं होता है तब तक हम कंटिन्यू प्रैक्टिस उसकी करते रहेंगे, ताकि एग्जाम में हम अपना बेहतर दे सकें, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आज लेकर के आए हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसके पहले आपने जितनी भी क्लासें देखी हैं एसएससी सीएचएसएल की 6 प्रैक्टिस सेट मैंने कराया है, जो भी आपने देखा है उनमें सबसे बेस्ट अगर मैं कहूं तो आज की क्लास है। आज के जो क्वेश्चंस हैं इनको जब आप देखोगे तो आपका दिमाग हिलेगा एक बार और कहोगे कि हाँ सर, क्या ऐसा भी पेपर एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है। तो हाँ, ये बहुत लाजवाब सवाल है इसमें, ठीक है। आपका दिमाग बिल्कुल घूमेगा, ये कहोगे कि सर ये 10+2 है एसएससी सीएचएसएल, लेकिन इसमें तो सीजीएल लेवल का यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया गया, ठीक है। तो सवाल देखते हैं, ठीक है। पहले सवाल को देख करके अंदाजा मत लगाइएगा, एक एक सवाल जब आप आगे की तरफ बढ़ते रहोगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सवाल यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर पहला सवाल देखते हैं। और पहला सवाल देखने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे, ठीक है। और लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिए सभी बच्चों के पास में, ठीक है, ताकि सभी बच्चे जुड़ सकें। तो पहला सवाल कह रहा है 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं किसी कार्य को 34 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष और 18 महिलाएं इसी कार्य को 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में यही कार्य 3 पुरुष तथा 5 महिलाओं के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, जब 3 चीज़ें हमको दी जाती हैं, मतलब 3 तरीकों से हमको दिया गया, पहले 2 में दिया गया और तीसरे के बारे में हमसे उसने कुछ पूछा है। तो यहाँ पर सबसे पहले करते हैं कि मेल और फीमेल, पुरुष और महिलाओं का जो अनुपात निकलता है उसको हम लोग निकालते हैं कि इनकी एफिशिएंसी कितनी है। सिंपल क्वेश्चन है, बस क्या है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर करना पड़ेगा। सवाल ने सबसे पहले क्या कहा है, 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं। हम ये मान लेते हैं कि जो 5 हैं ये पुरुष हैं और पुरुष को हम लोग मेल मान सकते हैं, ठीक है। और 8 महिलाएं हैं तो 8 फीमेल हैं। ये किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, तो सवाल ने क्या कहा है, 34 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर 34 लिख लेते हैं। कितने दिनों में कर सकते हैं, तो 34 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। काम तो उतना ही होगा क्योंकि काम वही है, काम बदल नहीं रहा है। फिर इन्होंने क्या कहा कि जबकि उसी काम को 4 पुरुष और 18 महिलाएं, कितने पुरुष की बात करें यहाँ पर, तो 4 पुरुष हैं और महिलाओं की बात करें तो 18 महिलाएं हैं, ठीक है। ये कितने दिनों में करेंगे, तो ये उसको 28 दिनों में करेंगे, ऐसा सवाल ने कहा, ठीक है। तो ये बात है। इसके बाद में सवाल ने पूछा है कि 3 पुरुष और 5 महिलाएं कितने दिनों में करेंगे, तो उसको बाद में निकालेंगे। सबसे पहले इनको क्या करते हैं, थोड़ा सा हल करते हैं। इनको हम हल कर लेते हैं। 2 17 में चला जाएगा और 2 कितने में जाएगा, 14 में। 17 से अंदर सब गुणा करा लेते हैं। 17 पचे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 85m, ठीक है। और 17 अट्ठे कितना होता है, 136, 136F, ठीक है। ये मेल है और ये फीमेल है, बराबर। 14 से इसको गुणा करा लो, कितना हो जाएगा, तो 14 चौके कितना हो जाएगा भैया, 56M, ये हो जाएगा। और 14 को अगर 18 से गुणा कराते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, ठीक है। 8 चौके 32 का 2 कितना आएगा, तो 3 आ जाएगा। 8 4 12 और 3 15, 1 आएगा, 1 1 कम 1 और 1 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा F, 252F, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये देखो M यानी कि मेल, मेल इधर 56 है, इधर 85 है, मेल को इधर लेके आओ घट जाएगा, और 136 उधर लेकर के जाओ, ये उसमें घट जाएगा, तो घटा देते हैं। 85 में से 56 निकलेगा, कितना बचेगा, 15 में से 6 निकलेगा तो 9 बचेगा ना। 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, 29 मेल बचेगा इधर, बराबर। 252 में से 136 घटा देते हैं। 12 में से 6 निकलेगा तो कितना बचेगा, 6, ठीक है। यहाँ पर कितना बचेगा, 24, 24 में से 13 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 11, ठीक है। 116, ये क्या है, ये F है, फीमेल है, ठीक है। इनको हम लोग काट सकते हैं।
30 को अगर ये 30 होता है तो 30 चौके 120 होता है, लेकिन ये एक कम है, 4 बार हमने गुणा कराया, 4 कम हो जाएगा, यानी ये 29 एकन्नम 29 हो जाएगा, ठीक है। और 29 चौके कितना होता है 116। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं एक मेल और एक मेल किसके बराबर हो जाएगा, 4 फीमेल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये जो एफ है वो एफ को एम के नीचे लेकर के आओ, तो एफ बटे कितना हो जाएगा एम, और वैल्यू कितनी होगी 4/1। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो m है m की वैल्यू 4 है और f की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। m की वैल्यू कितनी है, तो m की वैल्यू 4 है और f की वैल्यू कितनी है 1 है। अब सवाल ने हमसे क्या कहा, सवाल ने हमसे पूछा है कि भैया अगर 3 पुरुष हों और 5 महिलाएं हों तो काम को कितने दिन में खत्म किया जा सकता है। तो कैसे इसको हम लोग लगाने वाले हैं, देखिए सवाल ने क्या कहा, 3 पुरुष हों तो 3 m हो, m की वैल्यू कितनी है 4, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, प्लस 3 पुरुष हो गए और 5 महिलाएं हैं, तो 5 की यहाँ पर बात करेंगे, महिलाओं यानी फीमेल का मतलब 1 होता है, तो 1 से इसको गुणा करा लेंगे, कितने दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे, तो हम लोग मानते हैं n दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब बात यह है कि सर काम कितना है, बात क्या है सर काम कितना है, तो काम को हम सबसे पहले देख लेते हैं, इनमें से किसी को भी ले लो, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, कोई भी ले लो। तो यहाँ पर 4 है, 4 क्या है, 4 मेल हैं, और मेल मतलब कितना 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 गुणे 4 प्लस 18 फीमेल है, तो 18 गुणे 1 ये हो जाएगा, और इसके मल्टीप्लाई में कितना रहेगा, तो मल्टीप्लाई में भैया 28 था तो 28 रहेगा, तभी तो हमको काम पता चलेगा। बहुत अच्छे, देखो 4 तियाँ 12 और 5 एकन्नम 5 कितना हो जाएगा 17, 17 गुणे n ये वाला बराबर 4 चौके 16, 16 और 18 कम 18 कितना होगा बोलो तो 16 दूना 32 और 2 कितना हो जाता है 34 गुणे कितना हो जाएगा 28, काट दो, 17 कम 17 दूना 34 और 28 दूना कितना हो जाएगा 56। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया 56, n मतलब क्या था दिन था, तो हम कह सकते हैं कि सर वो काम 56 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। जितना भी उन्होंने कहा था कि 3 पुरुष हों और 5 महिलाएं हों, अगर इस काम को कंप्लीट करते हैं तो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 56 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो सी वाला सही होगा, ठीक है। कौन सा सही हो जाएगा हमारा, सी वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। अगर इस तरीके का सवाल आता है तो आपको इतना करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात ये है कि ये जो चीज़ें हमने करी हैं यहाँ पर, इसको आप कितनी स्पीड से कर सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर बहुत ज़्यादा स्पीड से आप कर सकते हो तो ये बहुत जल्दी आंसर दे देगा, लेकिन ऐसे सवालों में आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, कुछ सवाल यहाँ पर मैं आपके लिए जो लेकर के आया हूँ वो सवाल ऐसे ऐसे सवाल हैं कि आप उनको देखोगे और सोचो अगर कि आप उनको लगाओ तो आप 1 मिनट 1.5 मिनट उसमें खपा दोगे, लेकिन मैं आपको उसको लगाने के लिए 5 सेकंड लगेंगे और सवाल का आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो अंत तक बने रहिए, ठीक है, लास्ट तक बने रहिए। आज की क्लास में आपने इसके पहली क्लास को देखा कि नहीं देखा, आने वाली क्लास को आप देखोगे कि नहीं देखोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज की क्लास को आप देखिएगा, सवाल आपको ऐसे दिखेंगे कि अगर आप उसको लगाओगे तो या तो 2 मिनट 2.5 मिनट खत्म कर दोगे और उसके बाद भी सवाल लग जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन 5 सेकंड, जैसा मैं कह रहा हूँ 5 सेकंड लगेंगे और उसका आंसर आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा वो जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी पूरी क्लास, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सवाल ने क्या कहा है, एक व्यक्ति 40 वस्तुओं में से प्रत्येक को 10 में खरीदता है, वह उसका एक हिस्सा 25% की लाभ पर तथा शेष हिस्सा 10% की हानि पर बेचता है। इस लेन देन में उसे 4% का शुद्ध लाभ होता है। उसने हानि पर कितनी वस्तुओं को बेचा, ठीक है। कैसे लगाएंगे, देखो यहाँ पर क्या है, तीनों चीज़ें हमें पता है, तो एलिगेशन यहाँ पर हम लोग मार सकते हैं। उसने क्या कहा, उसका एक हिस्सा 25% की लाभ पर बेचता है, तो हम यहाँ पर प्लस का 25% यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। जो दूसरा हिस्सा है वो 10% की हानि पर बेचता है, तो माइनस का 10% यहाँ पर हो जाएगा, क्लियर है। अच्छा, कुल मिलाकर के उसको क्या होता है, तो 4% का यहाँ पर लाभ होता है, ठीक है। 4% का यहाँ पर उसको क्या होता है, लाभ होता है। 25 में से 4 घटा दो, 25 में से 4 घटा देंगे कितना बचेगा 21, और फिर ये 4 में से इसको घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। इन दोनों को क्या करते हैं, काट लेते हैं, ठीक है। 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21, 3 और 2 कुल मिलाकर के कितना होगा 5, और 5 मतलब कुल कितनी वस्तुएं हैं, तो 40 वस्तुएं हैं, तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा 8, 1 का मतलब कितना हो जाएगा 8 वस्तुएं हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, सवाल ने क्या कहा है, सवाल ने ये कहा है कि उसने हानि पर कुल कितनी वस्तुओं को बेचा। देखो ये 10% हानि है, ठीक है, तो इस पर ये 3 वस्तुओं को बेच रहा है, तो 1 की वैल्यू अगर 8 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 से गुणा कराएंगे तो 24 हो जाएगी, यानी 24 वस्तुओं को उसने हानि पर बेचा, ठीक है। 24 वस्तुओं को उसने हानि पर बेचा। ऑप्शन की बात करेंगे तो डी वाला हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। बोलो है सही सवाल कि नहीं है, ठीक है। जितना समय आप इसको पढ़ने में लगा रहे हो उससे भी कम समय में आपका जो ये सवाल है वो क्या हो रहा है, हल हो रहा है, ठीक है। सवाल नंबर 3 देखिए तो कि इसको आप कैसे लगाओगे। तो सवाल नंबर 3 पहले पढ़िए क्या कह रहा है। सवाल ने कहा है कि रुपये 12,000 की राशि साधारण ब्याज पर किसी ब्याज दर पर उधार ली गई
4 महीनों के बाद इसमें रुपये 6,000 और जोड़े गए और कुल मूलधन पर ब्याज की दर को, ब्याज की जो दर है को पिछली दर के मुकाबले 2 गुना कर दिया गया। साल के अंत में ब्याज के रूप में 2,800 रुपये का भुगतान किया गया। प्रारंभ में ली गई ब्याज की दर की गणना करो। ठीक है, तो कैसे इसको लगाने वाले सवाल को समझें। देखो हम क्या कहते हैं, मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले हमारे पास 12,000 रुपये थे। ठीक है, कितने रुपए थे? 12,000 रुपये थे। हमें दर नहीं पता कितनी है, हम मान लेते हैं 1 थी। दर कितनी थी? 1। तो मूलधन गुणे दर हो गया गुणे समय। कितने समय के लिए हमने इसको लिया? तो सवाल ने क्या कहा है कि 4 महीने के बाद उसमें 6,000 दे दिए गए, यानी 4 महीने तक तो ये 12,000 पर हमको ब्याज मिलना चाहिए। तो 4 महीने का मतलब क्या होता है भैया? 4/12 साल। भाई हमको तो वार्षिक रूप से ब्याज चाहिए ना, तो ये हमको पता करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, और मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100 करते हैं, तो वो 100 यहाँ पर हमको करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई। प्लस ये तो हमको ब्याज मिल जाएगा 4 महीने का, और उसके बाद में 4 महीने के बाद में क्या होता है? 6,000 रुपये और इंक्लूड कर दिए जाते हैं। तो कुल पैसा हमारे पास कितना हो जाएगा? 18,000 हो जाएगा। कुल पैसा कितना हो जाएगा? 18,000 हो जाएगा। और जो ब्याज की दर है उसको 2 गुना कर दिया जाएगा। तो ब्याज की दर पहले 1 थी, तो ब्याज की दर अब कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब बात क्या है कि कितने समय के लिए यहाँ पर हमको रखना पड़ा है। तो भैया 4 महीने बीत चुके हैं, तो 8 महीने के लिए हमको रखना पड़ा। तो 8 बटे कितना हो जाएगा? 12, क्योंकि क्या करना है हमें? इसको वर्ष बनाना है, साल बनाना है। ठीक है, और यहाँ पर भी हम क्या करने वाले हैं? इसको 100 बटे में क्या करेंगे? 100 करेंगे। इनको हल कर लो तो हमको हमारा ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा भैया, 2 जीरो से 2 जीरो तो ये कट जाएगा। 4 एकम 4 और 4 तियाँ 12 और 3 से इसको काट दो, 3 चौके 12, कितना हो जाएगा? 40। 40 तो इधर आ गया। यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा? देखो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 तियाँ कितना हो जाएगा? 12। ठीक है ना, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 3 से इसको हल करोगे कितना हो जाएगा? 3 छाक 18 और ये 0 60 और 2 दूनी कितना है? 4 है। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास है 40 प्लस का ये 60 और 60 दूना 120, 120 दूना कितना हो जाएगा? 240। ठीक है, इनको जोड़ो तो कितना आएगा? 280 रुपये ब्याज मेरे हिसाब से बना। लेकिन सवाल ने क्या कहा है कि उसको 2,800 रुपये ब्याज मिला है। कितना ब्याज मिला हुआ है? तो 2,800 रुपये का ब्याज मिला है। अगर हम बात करें 1 यूनिट की, तो भैया 280 से 280 कट जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। ठीक है, और एक क्या था? एक हमारा दर हमने माना था, तो दर जो थी वो कितनी थी? 10% थी। और यही हमारा क्या हो जाएगा भैया? तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो डी वाला सही होगा। ठीक है, कौन सा सही होगा हमारा? तो जो डी वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बोलो कितना बढ़िया सवाल था ये। मतलब देखने में लग रहा था कि काफ़ी बड़ा होगा, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से आपने इसको लगाया और बिल्कुल मज़े से ये लग भी गया। ठीक है ना, ये तो अभी शुरुआत है। ये क्या है? अभी शुरुआत है। अभी आगे के सवालों को देखो, फिर आपको लगेगा कि हाँ सवाल में क्या दम है। अगला सवाल देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 4 ने कहा है ए वस्तु को बी से 20% के लाभ पर बेचता है। ए कोई आदमी है जो बी को कोई वस्तु बेचता है, वो भी 20% के लाभ पर। ठीक है, बी इसी वस्तु को 10% के लाभ पर सी को बेच देता है तथा 1,32,000 रुपये प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है? बी प्राप्त करता है। किससे प्राप्त करता है? तो सी से प्राप्त करता है, यानी कि सी कितना रुपया पे कर रहा होता है? 1,32,000 रुपये। ठीक है, अब सवाल ने क्या कहा है कि यदि सी ने इसी वस्तु को ए से क्रय किया होता तो उसे बी को भुगतान की गई राशि की तुलना में 5% कम खर्च करना पड़ता। ए को कितना लाभ हुआ? ठीक है, मतलब क्या है कि ए से बी ने खरीदा और बी ने फिर कुछ प्रॉफिट लेकर के सी को बेचा। अब सी क्या चाहता है? सी चालाक आदमी, उसने क्या सोचा कि ये वस्तु जो है वो बी के पास तो थी नहीं, बी ने खुद किसी से खरीदा था, तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं सीधे ए से ही जा करके खरीद लेता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा जब जो सी है वो अगर सीधे ए से जा करके उस वस्तु को खरीदेगा, ठीक है भैया, तो जो बी वाला बीच वाला प्रॉफिट था ना वो कम हो जाएगा, यानी यहाँ पर सी को भी प्रॉफिट होगा और ए को तो प्रॉफिट होगा ही होगा। तो सवाल ये जानना चाहता है कि जो ए नाम का व्यक्ति है उसको कुल कितना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अगर वो डायरेक्टली सी को बेचता है तो कैसे लगाएंगे? सवाल को समझते हैं। सवाल ने क्या कहा है? सवाल ने सबसे पहले ये कहा है कि यहाँ पर ए नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है, और उसके बाद में बी नाम का एक व्यक्ति हो जाएगा और फिर सी नाम का एक व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, जो ए था उसने बी को बेचा 20% के प्रॉफिट पर, तो हम कह सकते हैं कि 100 रुपये की जो चीज़ रही होगी उसको 120 रुपये का बेचा बी को। बी ने क्या किया? बी ने 10% के प्रॉफिट पर सी को बेचा, तो हम ये कह सकते हैं सर 120 का 10% 12 होता है, यानी कि अगर 120 रुपये सी के पास ने, यानी सी बी ने 120 रुपये का खरीदा था, 12 रुपये ज़्यादा लेकर के यानी कि 132 रुपये का सी को बेच देगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब जो सी है वो उसको 132 रुपये का खरीद रहा है, यानी कि सी ने 132 रुपये दिए,
मेरे हिसाब से। लेकिन सवाल ने क्या कहा है, नहीं, वो 1,32,000 उसने दिया। कितना दिया उन्होंने, 1,32,000 रुपये उन्होंने दिया। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 1 से कट जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भैया, 1,000 आ जाएगा। ठीक है, 1,000 आने का मतलब है ये कि इसको अगर 1,000 से हम गुणा करा देते हैं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 1,00,000 रुपए का जो वस्तु था वो ए के पास था, यानी ए ने उस वस्तु को 1,00,000 रुपए का खरीदा रहा होगा। ठीक है, अब सवाल ने ये कहा है कि जो सी नाम का व्यक्ति है, इसने 1,32,000 रुपए का खरीदा तो है, लेकिन अगर ये सीधे ए से खरीदता तो जितना भी पैसा इसने दिया है इसको क्या करना पड़ता, 5% कम देना पड़ता। तो हम ये पता कर लेते हैं कितना कम देना पड़ता। ठीक है, यानी 1,32,000 रुपए का अगर हम 5% यहाँ पर निकालते हैं, ठीक है, तो देखते हैं कितना हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 132 को 5 से गुणा करा लो, 100 पंचे कितना होता है 500, 32 पंचे 160, यानी 600 कितना हो जाएगा 60, और ये वाला जीरो। ठीक है भैया, तो 32 पंचे 160। ठीक है, तो अब कितना हो गया 6,600, यानी कि 6,600 रुपये इसको नहीं देना पड़ता। तो बात यहाँ पर यह है कि सर कितना पैसा ये कुल मिला करके दे रहा था, तो हम कह सकते हैं सर 1,32,000। अगर 1,32,000 रुपये ये दे रहा था, ठीक है, 1,32,000 रुपये अगर ये दे रहा था, 1,32,000 रुपये पहले दे रहा था, 6,600 रुपये वो नहीं देगा, अब कम देगा, तो कितना पैसा पे करेगा वो। ठीक है, तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, और ये भी जीरो हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा, यहाँ पर 4 बचेगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यानी 11 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 5, और यहाँ पर बचेगा 12। तो हम कह सकते हैं सर 1,25,000 रुपये वो किसको पे करेगा, ए को पे करेगा। मुझे एक बात बता दो, 1,00,000 रुपए की वस्तु ए ने खरीदी थी, जिसको वो सी को बेच रहा है डायरेक्टली 1,25,400 रुपये पे। यहाँ पर अगर हम उसका लाभ देखें तो हम कह सकते हैं सर 25,400 रुपये उसका यहाँ पर प्रॉफिट होगा। ठीक है भैया, कितना प्रॉफिट होगा 25,400 रुपये। सवाल ने कहा है ए को कितना लाभ होगा, तो 25,400 रुपये का उसको लाभ होगा। ऑप्शन की बात करेंगे तो ए वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है भैया, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, चीज़ें समझ में आ गई। बहुत शानदार सवाल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, बस क्या है कि जो चीज़ें हैं वो आपको समझनी पड़ेंगी, और बिना समझे तो कोई भी सवाल शायद हल होने वाला नहीं है। वो कितना भी छोटा क्यों ना हो और कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जब तक आप उसको समझोगे नहीं तब तक वो आपका सवाल नहीं लगेगा। बस समझ में आ गई। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपको देखो कैसे आपको समझ में आता है और इसको आप कैसे लगाते हो, बहुत ज़बरदस्त। तो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। सवाल बहुत अच्छा है और जब इसको आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई में कितना ज़बरदस्त सवाल है। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको मैं यहाँ पर पहले समझाऊंगा और उसके बाद में हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सवाल ने कहा है कि 35 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत n है। ठीक है, पहली 10 संख्याओं को हटा दिया जाए तथा अगली 10 संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो यह औसत बदलकर m हो जाता है। ठीक है, यदि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर 600 है तो 3m और 5n का औसत क्या होगा। अब यहाँ पर बात यह है कि 35 संख्याएं हमारे पास हैं, लगातार हैं, मतलब क्रम से हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 35 तक होंगी। अब जरूरी नहीं है कि वो संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है, वो कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, और उसके बाद में स्टार्ट की 10 संख्याओं को हटा दिया जाता है और उसके आगे यानी 35 नंबर जो 35वीं संख्या थी उसके आगे 10 और संख्याओं को क्रम से ही वहाँ पर ले लिया जाता है। अब बात यहाँ पर यह है कि जो इनका औसत है वो अब m हो जाता है, तो हम इसको कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो एक छोटी सी चीज़ है, मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर समझाना चाहूँगा और उसके बाद में इस कॉन्सेप्ट पे अगर कोई भी सवाल आपके सामने आता है तो उस चीज़ को आप क्या करोगे, बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाओगे। ठीक है भैया, तो देखो क्या है, हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले कुछ संख्याओं को यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 और 10, मैंने यहाँ तक की संख्याओं को लिख लिया। ठीक है, अब आपको मैं कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इन 5 संख्याओं को सबसे पहले मैं ले लेता हूँ। ठीक है, 5 संख्याओं को मैंने लिया। अब क्या करना है, इन 5 संख्याओं को अगर हम देखें, इन पांचों संख्याओं के अगर हम औसत की बात करें तो हम कह सकते हैं सर इनका औसत 3 होगा। कितना औसत होगा इनका, 3 होगा। होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि स्टार्ट के 4 अंकों को हटा दो। तो स्टार्ट के अगर हम 4 अंकों को हमने हटा दिया, फिर क्या करना है, संख्या जहाँ पर समाप्त हो रही थी यहाँ से आगे 4 अंकों को हम क्या करते हैं, इसमें जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो आगे के 4 अंक कौन से हैं, ये यहाँ तक 9 तक हमने जोड़ लिया। ठीक है, तो संख्या 5 से लेकर के और 9 तक हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो 5 6 7 8 9। अब अगर हम यहाँ पर इनके औसत की बात करेंगे तो कितना आएगा, 7 हो जाएगा। इनका औसत कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। ठीक है,
बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर मुझे एक बात ये बता दो कि इनके औसत में जो वृद्धि देखने को मिली वो कितनी मिली, 4। और वो 4 इसलिए देखने को मिली क्योंकि 4 अंकों को मतलब कम कर रहे थे और 4 अंकों को हम क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। मतलब अगर इस कोई कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसमें 35 अंक जैसे सवाल में दिया गया 35 ना हो, अगर वहाँ पर 50 हो, 100 हो, 200 हो, कुछ भी कर लो। बात यहाँ पर यह है कि पहले की जितनी संख्याओं को हटा करके आगे की जितनी भी संख्याओं को हम जोड़ते हैं उसके औसत में उतनी ही संख्या के बराबर का वृद्धि देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है। ऐसा क्यों हो पाता है, तो देखो भैया क्या है कि यहाँ पर कुल कितनी संख्याएं थी, 5 थी और अभी भी 5 ही संख्या है, लेकिन चूंकि आगे के 4 को हटा करके और बाद में 4 हमने जोड़ा तो 1 की जगह पर कौन आया होगा, तो 6 आया होगा। 1 की जगह पर कौन आया होगा, तो 6 आया होगा। ठीक है, 1 की जगह पर कौन, 6 आ गया, फिर ऐसे 2, फिर ये हो गया, फिर 3 8 हो गया, फिर 4 9 हो गया। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से ये चीज़ें क्या होती हैं, यहाँ पर बढ़ जाती हैं। क्लियर है यहाँ पर बातें। ठीक है, यहाँ पर जो ये बातें हैं वो आपको समझ में आ गई। ठीक है, और कुल कितनी संख्याएं बढ़ती हैं, 4 बढ़ती हैं, वही 4 यहाँ पर क्या है, हमारा औसत में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो अब हम लोग चलें अपने सवाल पे। ठीक है, अब उम्मीद है कि आपको क्या होगा, जो चीज़ें हैं वो समझ में आ गई होंगी और सवाल जो है वो सीधे सीधे आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। तो सवाल ने क्या कहा था, 35 संख्याएं थी। ठीक है, उनका औसत पहले कितना था, n था, और बाद में कितना हो जाता है, m हो जाता है। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि जो m - n है ये 10 होगा। क्यों, क्योंकि 10 ही संख्याओं के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद में जो हमको एक वैल्यू दी गई है m² - n², ये कितना दिया गया है, 600। ठीक है, इसकी जगह पर हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, m + n एक जगह पर लिख सकते हैं और दूसरी जगह पर क्या लिख सकते हैं, m - n, ये कितना है, 600 है। ठीक है, m - n की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सर m + n जो होगा वो 60 आएगा। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लूँ, इसको इक्वेशन सेकंड मान लूँ, तो ये काम बन जाएगा। अब ये कह सकते हो सर ये 60 कैसे होगा, भाई ये 10 है, 10 का एक जीरो, इस जीरो को खत्म कर देगा, 60 होगा। अब अगर मैं ये कहूँ कि सर हमको m चाहिए, तो m का मतलब मैंने आपको हमेशा बताया है कि वही चीज़ अगर माइनस में हो, वही चीज़ अगर प्लस में हो, तो जो बड़ी वाली संख्या यानी कि जो m है, यानी कि जो आगे है, इसका मतलब होता है इन दोनों को जोड़ के बटा 2 कर दो। 60 और 10 कितना हो जाएगा, 70, 70 बटा 2 करेंगे तो कितना आएगा भैया, 35। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35। अगर हम बात करेंगे n की, तो n का मतलब होता है इसमें से इसको घटा दो, 60 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 50। 50 बटा 2 करेंगे तो कितना निकल करके आएगा, 25 आएगा। ठीक है, m की वैल्यू 35 और n की वैल्यू कितनी आ गई, 25। सवाल ने क्या कहा था, 3m और 5n का औसत कितना होगा। तो देखो 3m m की वैल्यू कितनी है, तो 35 है। ठीक है, 3m और कितना है, और 5n है, तो 5 लिख लो यहाँ पर, और n की वैल्यू कितनी है, तो 25 है। n की वैल्यू कितनी है, 25 है। इनका औसत कितना होगा, तो औसत के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इन्हें 2 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है भैया, हल कर लेते हैं। तो 35 को 3 से गुणा करा लो, कितना होगा, 35 3 30 3 90, 5 3 15, 105 बोलो, और 25 पंचे कितना होता है, 125 होता है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 25 पंचे कितना हो जाएगा, 125, और ये नीचे कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, इनको जोड़ लो, 100 200 25 5 30, 230 हो जाएगा। ठीक है, 230 बटे कितना होगा, 2 से अगर इसको हम भाग करते हैं तो कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा, और 115 ही हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो कहाँ पर मिलेगा भैया, डी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तो जो डी वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था, एक छोटी सी चीज़ थी, छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो आपको समझना था। ठीक है, और वाकई में सवाल बहुत अच्छा था। अगर ऐसा सवाल आता है तो अब आप इस सवाल को क्या करोगे, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर इसी के साथ में हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत शानदार सवाल अपने आप में। सवाल ने क्या कहा है, आराम से समझिएगा और उसके बाद में इसको हम लोग आराम से करेंगे। ठीक है, सवाल ने कहा है, एक व्यक्ति ने कोई कार 12 लाख रुपए में खरीदी। ठीक है, तथा लागत के 80% भाग का बीमा करवा लिया। ठीक है, देखो क्या है ना, उसने 12 लाख रुपए में खरीदी, मैं मान के चल रहा हूँ कि उसने 100 रुपये में कार खरीदी। बात को समझना, 100 रुपये में कार खरीदी, फिर उसके 80% जो उसकी वैल्यू थी उसका बीमा करा लिया। तो हम कह सकते हैं सर 80 रुपये का उसने बीमा करा लिया। कितने का बीमा करा लिया, 80 रुपये का उसने बीमा करा लिया। ठीक है, उसने इस कार को 15% की हानि पर बेचा, समझना 15% की हानि पर बेचा, लेकिन क्रेता तक पहुंचने से पहले ही उसने कार के साथ में दुर्घटना कर दी। उसके कार का एक्सीडेंट हो गया। फिर सवाल ने आगे क्या किया, दुर्घटना के बाद कार को काफ़ी क्षति पहुंची और बीमा कंपनी ने बीमित राशि का 90% भुगतान किया। बीमित राशि कितनी है, 80 है, और इसका 90% उसने भुगतान किया। तो 80 का 90% कितना होगा, 8 9 72, यानी हम कह सकते हैं सर 72 रुपये कंपनी ने दिए।
कंपनी ने कितना पैसा पे किया, तो 72 रुपये पे किए। सवाल ने कहा है कि दोनों लेन देन में कुल अंतर कितना है भैया। दोनों लेन देन का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति था उसने अपनी कार को कितने पर बेचा था, तो हम कह सकते हैं सर 15% की हानि पर। कितने पर बेचा? 15% की हानि पर, यानी हम कह सकते हैं सर 85 रुपये पर उसने बेचा होगा। लेकिन अभी उसको कितना मिला? अगर वो 15% के नुकसान पर कार को बेच लेता तो उसे 85 रुपये मिलते, लेकिन चूंकि उसने दुर्घटना कर दिया इसकी वजह से उसको कुल 72 रुपये मिले। तो कितने रुपए का यहाँ पर अंतर देखने को मिल रहा है? 5 में से 2 निकल जाएगा तो 3 बचेगा यहाँ पर, 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा। हम कह सकते हैं सर 13 रुपये का अंतर यहाँ पर हमको देखने को मिला। ठीक है, लेकिन बात यहाँ पर 13 रुपये की नहीं है, क्योंकि बात यहाँ पर 12 लाख रुपए की कार थी वो। अब 12 लाख रुपए की कार थी, लेकिन हमने तो माना था 100 रुपये की। ठीक है, तो जो 100 यूनिट है वो किसके बराबर है? 12 लाख के। ठीक है, ये 12 लाख के बराबर है। ठीक है, 100 यूनिट किसके बराबर है? 12 लाख के बराबर है। तो एक किसके बराबर हो जाएगा? 2 जीरो काट दो। ठीक है, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पर? तो ये 12,000 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 12,000 हो जाएगा। एक बराबर, तो सोचो 13 रुपये का अंतर देखने को मिला। 13 से अगर इसको हम गुणा करा देते हैं तो कितना यहाँ पर आ जाएगा भैया? ठीक है, गुणा करा दो इनको 13 12 में, तो 3 दूनी 6, 3 2 5 और 1,56,000 यहाँ पर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1,56,000 हो जाएगा। क्या ऑप्शन में कहीं पर है? तो 1.56 लाख हमको देखने को मिल रहा है ऑप्शन ए में, और यही वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्या मुझे एक बात बता दो यहाँ पर कि ये सवाल किस किस को समझ में नहीं आया? ठीक है, मतलब 12 लाख था, लेकिन क्या हमने कहीं पर 12 लाख लिखा? नहीं लिखा। अगर आप इसको 12 लाख लिख करके लगाते तो ऐसा नहीं है सवाल लगता, सवाल लगता तब भी सवाल लग जाता, लेकिन क्या है जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती 12 लाख में जब आप खेल रहे होते। ठीक है, तो हमने क्या किया? 100 माना और 100 पे हमने सब कुछ हल कर लिया। ठीक है, और फिर हमने उसको कंपेयर कराया 12 लाख से, और जो हमारा काम है वो बहुत ही सिंपल तरीके से हो गया। क्या बात समझ में आ गई? बहुत अच्छे। और इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, इसको आप पढ़िए पहले और फिर सोचिए कि आप इसको कैसे लगाओगे। और मैंने जैसे आपको स्टार्ट में कहा था कि मैं 5 सेकंड में इसका आंसर आपको बताऊंगा, तो वो 5 सेकंड वाला तरीका मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि इस प्रश्न को आप कैसे 5 सेकंड में हल कर सकते हो। ठीक है, तो सवाल नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। सवाल ने कहा है कि 2 रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 1176 किलोमीटर है। इस दूरी को तय करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन यात्री ट्रेन की तुलना में 5 घंटे कम समय लेती है, जबकि यात्री ट्रेन की जो औसत चाल है वो एक्सप्रेस ट्रेन के औसत चाल की तुलना में 70 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। यात्रा को पूर्ण करने में यात्री ट्रेन द्वारा लिया गया समय कितना है? बात समझ में आ गई? सवाल को आपने पढ़ लिया। अब देखना यह है कि आप इसको यहाँ पर कैसे लगाने वाले हो। ठीक है, अगर आप इसको हल करते हो तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको काम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ऐसा आप समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको हम कैसे लगा सकते हैं? तो एक छोटी सी चीज़ है जो आपको यहाँ पर दिख रही होगी, वो ये है, सवाल ने ये क्या कहा है कि जो दूरी है वो 1176 किलोमीटर हमें दिया गया है। 1176 किलोमीटर की जो दूरी है ये हमको दी गई है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, फिर सवाल ने हमसे क्या पूछा है? सवाल ने हमसे ये पूछा है कि जो यात्री ट्रेन है, ठीक है, जो यात्री ट्रेन है उसके द्वारा लिया गया समय कितना है। मुझे एक बात बता दो, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा क्या होता है? चाल होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और इसकी जो चाल है वो 70 किलोमीटर कम है। इसकी जो चाल है वो क्या है? 70 किलोमीटर कम है। यानी कि यहाँ पर मतलब ये आप कह सकते हो, क्योंकि समय भी 5 घंटे के आसपास दिया गया है कि 5 घंटे का जो समय है वो कम लगता है, और जो उसकी चाल है वो ये दिया गया है कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा जो है स्पीड उसकी कम है। ठीक है, यात्री की। तो अब हम इसको किस तरीके से लगा सकते हैं? हम अपने ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन में क्या है कि जो ये चीज़ है, ये जो चीज़ है अगर उसकी चाल हमें सही होगी, चाल चूंकि एक पूर्ण संख्या में होगी, दशमलव में चीज़ें नहीं होंगी, इतना हम कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पर जो ये हमको ऑप्शन दिए गए हैं 4, उनमें से किसी एक ऑप्शन से ये पूरी तरीके से कटना चाहिए। ठीक है, ये पूरी तरीके से कटना चाहिए। तो देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिससे ये पूरी तरीके से कटेगा। अगर हमको ऐसा मिल जाता है कोई भी ऑप्शन तो हम उसके साथ में चले जाएंगे, और यदि हमें 2 ऑप्शन ऐसे मिल जाते हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा? हमें इस क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं। पहले हमारे पास 18 है, क्या ये 18 से कट जाएगा? तो 18 का मतलब क्या होता है कि ये 6 से भी कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए, या 9 से भी कटना चाहिए, 2 से भी कटना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये 2 से तो कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 7 8 9,
7 8 9, भाई 2 से कट जाएगा तो 9 से भी तो कटना होगा ना 18 से कटने के लिए। 7 8 9, ये 9 से खत्म, 6 9 से नहीं कटेगा, मतलब 18 से डिविजिबल नहीं है, 17 से तो ये है ही नहीं, ठीक है। 23 की बात करें तो 23 से भी डिविजिबल नहीं है। उसके बाद में हमारे पास है 12, क्या ये 12 से कट जाएगा? तो 12 से कटने का मतलब ये है कि 6 से या 2 से कट जाए या 4 से और 3 से कट जाए, ठीक है। तो ये 3 से तो कट जाएगा, 6 7 और 6 13 14 15, 3 से कट जाएगा, ठीक है। अब देखना है कि 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि जो आखिरी के 2 अंक हैं वो 4 से कटने चाहिए, तो 4 से कट रहा है, मतलब ये 12 से कट रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो 12 घंटे हैं वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन की अगर हम बात करें तो डी वाला हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने इस क्वेश्चन पे जा सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इस प्रश्न को मैंने सेट करके रखा हुआ है तो इसके ऑप्शन मैंने अपने हिसाब से सेट करे हैं, बिल्कुल आपके पेपर में ये ऐसा ही प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, ठीक है भैया। अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत लेंदी टाइप के हैं, ऐसा आप कह सकते हो, लेकिन बहुत मज़ेदार तरीके से मैं आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। 8वां सवाल देखते हैं क्या है। तो सवाल ने कहा है 4000 रुपये 5% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष के लिए दिए जाते हैं तथा ब्याज की चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक है, ठीक है। बात समझिए, 4000 रुपये की बात यहाँ पर अगर हम करें, ठीक है, तो 4000 रुपये हैं, 5% वार्षिक की दर से दिए जाते हैं, लेकिन अर्धवार्षिक है तो हम कह सकते हैं 5/2% होगा। कितना होगा? 5/2% होगा। हर 6 महीने पर लिया जाएगा, यानी कि 2 बार ब्याज हमको देना पड़ेगा। तो अगर हम बात करते हैं इसका 5/2 निकालें तो कितना होगा भैया? इसका अगर 5/2 निकालते हैं तो कितना होगा, या ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से कि 4000 है, इसका अगर हम लोग 5% निकालते, ठीक है, 5% अगर हम लोग निकालते तो 40 पंचे कितना होता? 200, ठीक है। तो अगर हम 5/2 निकालेंगे तो यहाँ पर 100 रुपये आएगा पहले साल का। दूसरे साल की बात करें तो यहाँ पर भी 100 रुपये आएगा, और इसका भी ब्याज तो हमको दूसरे साल देना पड़ेगा, कितना? 5/2, ठीक है। तो 100 पंचे 500 को जब हम 2 से भाग करेंगे, या ऐसे समझ लो सीधे सीधे 100 है, ठीक है, 100 का अगर हम 2.5% निकालेंगे तो 2.5 ही तो आएगा, यानी कि 2.5। ये बात समझ में आ गई, सिंपल सी बात थी, इसमें कुछ नहीं करना था, इतना पता हमको चल गया। अब आगे सवाल ने क्या कहा है? आगे सवाल ने हमसे ये कहा है कि 2000 रुपये 1 वर्ष के लिए 40% प्रति वर्ष की दर से दिए जाते हैं तथा ब्याज की जो दर है, जो ब्याज है वो चक्रवृद्धि है और त्रैमासिक है, यानी कि हर 3 महीने पर हमको ब्याज मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं सर ब्याज की जो दर है, देखो पैसे की बात करें तो कितना है? 2000 है, ठीक है। 40% 1 साल में है, अगर हम लोग 3 महीने की बात करें तो 10% होगा हर 3 महीने का, ठीक है। और चूंकि हर 3 महीने पे ब्याज लेना है, यानी कि 4 बार हमको ब्याज लेना पड़ेगा। कितनी बार हमको ब्याज लेना पड़ेगा? तो 4 बार हमको ब्याज लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, सवाल ने पूछा क्या है हमसे? सवाल ने हमसे पूछा ये कि प्राप्त होने वाला कुल ब्याज लगभग कितना है। तो देखो भैया, पहली बात, ये 202.5 रुपये तो हमको यहाँ पर मिल गया। यहाँ पर देखते हैं कितना ब्याज मिलेगा। तो देखो 10% अगर हम इसका निकालते हैं तो सिंपल सी बात ये है, 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 20 धाम में कितना होगा? 200। पहले साल 200 रुपये मिलेगा, ठीक है, दूसरे साल का 200, तीसरे साल का 200 और चौथे साल का 200, क्योंकि 4 बार होगा ना, 3 महीने पे 3 चौके 12। अच्छा, क्योंकि इस ब्याज के ऊपर भी ब्याज हमको मिलता है, तो पहले साल तो 200 ही हो जाएगा। दूसरे साल की अगर हम बात करें तो इस पर हमको यहाँ पर ब्याज मिलेगा, तो 200 का कितना? 10%, ठीक है। 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 10 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पर? 20 रुपये। ये बात समझ में आ गई। फिर आते हैं तीसरे साल, तो तीसरे साल इस पर हमको ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो 200 का अगर हम 10% निकालते हैं 20 आता है, तो 2 2 कितना है? 400 है। 400 का अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा? 40, और फिर इस 20 का भी तो हम निकालेंगे 10%। बात समझ में आ रही है ना? इस 20 का अगर हम लोग 10% निकालते हैं तो कितना आएगा? 2 रुपये आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 2 रुपये आएगा। फिर आते हैं हम लोग अपने चौथे साल में, तो चौथे साल में इन तीनों का हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 60 रुपये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कितना हो जाएगा? तो ये 60 रुपये हो जाएगा, ठीक है भैया। कितना हो जाएगा? ये 60 रुपये हो जाएगा। भाई देखो, 200 रुपये का 20 रुपये, तो 600 रुपये का 20 है, कितना हो जाएगा? 60 रुपये हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई, बहुत अच्छे। अब क्या करना है? अब हमें इनका निकालना है। भाई अभी तो इधर का निकला ना, अब इस 60 रुपये का इधर निकालो। तो 60 रुपये का अगर हम लोग निकालते हैं कितना? 10%, तो देखो 2 जीरो कट जाएगा, 4 दूनी 8 रुपये आएगा। कितना आएगा? 8 रुपये आएगा 10%, ठीक है। 8 रुपये ही आएगा। देख लेते हैं फिर से, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा। 40 और 20 कितना है? 60 है। हम कुछ गलत कर रहे थे शायद। तो 60 रुपये का अगर हम 10% निकालेंगे तो कितना आएगा भैया? 6 रुपये आएगा। कितना आएगा? 6 रुपये आएगा, ठीक है। तो ये 6 रुपये हो गया। उसके बाद में इस 2 का भी तो यहाँ पर हमको निकालना पड़ेगा 10%, तो 10 दूना कितना होगा? 20,
यानी कि 20 को अगर हम 100 से भाग करें 0 तो यानी कि 0.2 रुपये। यहाँ पर कुल ब्याज देख लेते हैं कितना बना हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अब देखो 2 2 4 2 6 2 8, 800 रुपये तो ये हो गए, ठीक है। और ये 60 और 40 100, 900 रुपये हो गए, ठीक है। 900 रुपये हो गए। 20 और 6 26 और 2 28, 28 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 28। तो देखो कितना था 928.2, ठीक है। 928.2 ये तो हो गया इधर का। और इधर की बात करें तो 202.5, कितना भैया 202.5 रुपये। इनको जोड़ो, 5 और 2 7 हो जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 9 2 कितना हो जाएगा 11, 1130 रुपये 70 पैसे या 1130.70 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन कहाँ पर देखने को मिल रहा है, सी में, सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है भैया। सी वाला क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप ऐसे ही लगा सकते हो या जो भी मेथड आप यूज़ करना चाहो कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो ये वाला बिल्कुल सही रहता है, इसमें आपको बहुत ही कम कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ठीक है। बस ये है कि आप गलती ना करो। अगला सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 9 ने क्या कहा है, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ा दिया जाता है तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। सवाल ने क्या कहा, देखो हम मान लेते हैं कि उसका जो घन का किनारा है वो पहले 10 है और बढ़ करके कितना हो जाता है 11 हो जाता है, ठीक है। बढ़ करके कितना हो जाता है तो 11 हो जाता है, क्लियर है। यहाँ पर घन के अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो उसका फार्मूला क्या होता है 6 और गुणे भुजा स्क्वायर, ठीक है। देखो 6 एक डिजिट है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि इसका क्षेत्रफल अगर वेरी करेगा, डिपेंड करेगा तो उसके भुजा के स्क्वायर पे। तो हम कह सकते हैं 10 से चीज़ें 11 हो गई। स्क्वायर करने के लिए फिर से एक बार इनको गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 121। हम कह सकते हैं सर पहले अगर 100 था अब 121 हो गया, मतलब 21% की वहाँ पर क्या देखने को हमको मिल जाएगी, तो वृद्धि देखने को मिल जाएगी उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में। ऑप्शन की बात करें तो ए वाला हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हमारा सही हो जाएगा, तो जो ए वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, ठीक है भैया। अगले सवाल पे चलें और अगला सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है और देखते हैं कि इसको आप कैसे लगाओगे। सवाल ने क्या कहा है 59A44B, ठीक है। 59A और 44 और B, ये दो क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। सवाल ने क्या कहा है कि अगर ये 36 से विभाज्य है तो a प्लस बी का मान कितना है, ठीक है। अगर ये 36 से विभाज्य है तो a प्लस बी का मान कितना है। देखो 36 से कटने के लिए 2 कंडीशन है, ठीक है। मैं आपको ऐसे ही इसको लगा दूंगा। 36 से कटने के लिए 2 कंडीशन क्या है, पहली बात ये 9 से कटना चाहिए और दूसरी बात ये 4 से कटना चाहिए, ठीक है। 9 से कटने के लिए अगर मैं बात करूं तो देखो 9 तो ये है, 5 4 9 ये है, यानी यहाँ तक की चीज़ें खत्म हो गई। ये बचा 4 हमारे पास, ठीक है। इस 4 का a का और b का जो योगफल है वो कितना होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन की 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 4 से डिविजिबल का मतलब ये है कि ये जो b है यहाँ पर कुछ ऐसा लिखो कि 4 और b मिला करके क्या हो जाए 4 से कट जाए, ठीक है। अब भैया क्या हम कर सकते हैं, देखो पहली बात यहाँ पर अगर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम अगर 0 लिख दें तो ये या तो ये 40 हो जाएगा या तो ये 44 हो जाएगा और या तो ये 48 होगा। तभी यही वो चीज़ें हैं जो 4 से कट सकती हैं, ठीक है। अच्छा अगर यहाँ पर हम 0 लिख देते हैं तो यहाँ पर a की जगह पर हमको 9 लिखना पड़ेगा। कितना लिखना पड़ेगा, 9 लिखना पड़ेगा भाई। तभी तो अगर ये 4 से कट रहा है, ये अगर 4 से कट रहा है तो चलो 9 यहाँ पर नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन तो ये 4 है, यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा हमको 5 लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इसको 9 से भी काटना है ना, हमको क्या करना है 9 से भी इसको काटना है। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो 5 और 0 कितना होगा 5 होगा। 5 हमारे ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, यानी कि ये नहीं हो सकता, ठीक है। फिर बात करते हैं 4 की, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 4। तो यहाँ पर अगर 4 लिखते हैं तो ये 4 और ये वाला 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला 4 और ये वाला 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि पूरे को हमको 9 से भी तो काटना है, दोनों बातें होनी चाहिए। तो ये अगर b की वैल्यू अगर हम 4 ले लेते हैं, ठीक है, तो ये 4 और ये 4 यहाँ पर जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ऐसे कर लो 8 हो जाएगा। फिर a की जगह पर हम कितना लें ताकि ये 9 का कोई भी मल्टीपल बन जाए, तो 8 हो गया। या तो 1 ले लो, यहाँ पर भाई 1 ले सकते हैं ना हम लोग, 1 क्या कर सकते हैं ले सकते हैं। तो b की वैल्यू 4, a की वैल्यू 1, फिर 5 आ गया, नहीं हो सकता, ठीक है। या चलो कोई बात नहीं, 1 नहीं लेना हमको, तो 4 4 8 यहाँ पर आ गया। 10 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि a क्या है एक सिंगल डिजिट है, तो 10 यहाँ पर हम लोग नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 8 ही है हमारे पास में, 18 इसको बनाना है।
कैसे बनेगा, नहीं बन सकता, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 8 ले लेते हैं, b की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, समझना चीज़ों को। तो b की वैल्यू अगर हम 8 ले लेते हैं, ठीक है, तो पहली बात तो 4 से कट जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर इसको हमने 8 ले लिया, कितना ले लिया हमने, 8 ले लिया है, तो अब a कितना होना चाहिए, देखो 8 तो ये हो गया 8 और 4 ये हो गया 12, 12 के बाद में यहाँ पर क्या बचेगा ताकि वो कट जाए, तो 6 बच रहा है, 12 और 6 कितना होता है 18, तो ये a की वैल्यू होगी, ये b की वैल्यू होगी, इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा 14 आएगा, और 14 ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन की बात अगर हम करें तो जो सी वाला है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका है आपके इसको लगाने का। मतलब इतना मैंने आपको समझाया है, जरूरी नहीं था, क्योंकि हमें एग्जाम में क्या करना है, अपने क्वेश्चन को केवल हल करना है। तो हल करने के लिए हमें इतनी सारी चीज़ों को करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है भैया। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 11 ने क्या कहा है, तेल का एक व्यापारी 50 लीटर तेल बेचकर कम से कम 2100 रुपये का लाभ कमाना चाहता है। अच्छी बात है भैया। इस तेल को उसने 236 रुपये प्रति लीटर की दर से क्रय किया। इसके लिए वह कुछ लीटर नकली तेल भी मिलाता है जिसका क्रय मूल्य 180 रुपये। मैं ये कह रहा हूँ कि 236 रुपये की दर से उसने 50 लीटर तेल खरीदा होगा, प्लस इसमें 180 रुपये के हिसाब से मैं मान के चल रहा हूँ कि उसने x लीटर तेल मिलाया होगा, ठीक है। तो x लीटर ये हो गया, ठीक है। इतना तो उसने कुल क्या किया, खर्चा किया, ठीक है। अब फिर क्या करेगा, इनको वो बेचेगा। तो भैया कुल कितना लीटर तेल हो गया हमारे पास, तो हम कह सकते हैं सर 50 लीटर यहाँ पर और x लीटर हमने बाद में मिलाया। इनको किस रेट पर हम बेच रहे हैं, तो हम इसको बेच रहे हैं 250 रुपये के हिसाब से बेच रहे हैं। लेकिन अब ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल तो नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर रेट बढ़ा करके बेच रहे हैं, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना होगा, 2100 रुपये का। तो यहाँ से क्या करते हैं, 2100 रुपये यदि हम घटा दें, कितना घटा दें, 2100 रुपये यदि यहाँ से हम घटा देते हैं, तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, आपस में इक्वल हो जाएंगी। अब इनको क्या करते हैं, हम हल कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम गुणा करा देते हैं, या x वाले को x की तरफ लेकर के आओ, तो भी कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 236 गुणे 50, ठीक है। ये जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़, इसको इधर लेकर के आओ, या गुणा हम सीधे करा ही लेते हैं, तो चीज़ें क्या हैं, थोड़ी सी और आसान हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर 2100 है तो हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है। 50 इसको गुणा करा लो, 5 छक्का कितना हो जाएगा भैया, तो ये 30 हो जाएगा, ठीक है। 5 तियाँ 15 और 3 18, 5 दूनी 10 और 1 11, ठीक है। और ये वाला 1 0 तो हमको यहाँ पर लेना पड़ेगा, ठीक है। 5 तियाँ 15, 3 18 और 5 दूनी 10 और 1 11, ठीक है। इसको देखो, ये जो 250 है ना, इस 250 को 50 से पहले तो गुणा करा लो, ठीक है। 25 पंजे कितना हो जाएगा, तो ये इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा ना। 25 पंजे 125, 125, 1 0 यहाँ वाला, 1 0 वहाँ वाला, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये जो 2100 है उसको भी इधर लेकर के आओ, वो प्लस में हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। इक्वल में अब क्या होगा, 250 को x से गुणा कराएंगे तो ये 250 x तो यहीं पर होगा, और ये जो 180 x है ये उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इनको आपस में हम लोग हल करते हैं, फिर देखते हैं क्या बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, आपस में यहाँ पर हल करते हैं, फिर देखते हैं ये क्या बनेगा। तो कैसे हल करते हैं, देखो ये और ये चीज़ क्या है, आपस में जुड़ जाएगी, तो 2 0 यहाँ पर, 2 0 यहाँ पर, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 1 और ये 8 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 11 और 2 कितना हो जाएगा, 13, ठीक है। इसमें से हमको क्या घटाना है, 125 और 00 ये घटाना है। 250 में से अगर हम 180 को घटा देते हैं तो 20 और 50 कितना बचेगा यहाँ पर भैया, तो 70 x यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है। इनको घटा लेते हैं, तो 2 0 में से 2 0 निकल जाएगा, तो 2 0, 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा, 13 में से 12 जाएगा, तो 1, ये किसके बराबर है, 70 x के बराबर है। ये 0 से 0 कट जाएगा, 7 1 कम, 7 दूनी 14, 20, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। अब देखना ये है कि सवाल ने क्या पूछा था तो सवाल ने यही पूछा था कितने लीटर नकली तेल मिलाया जाएगा। हमने माना था कि x लीटर नकली तेल मिलाया जाएगा, तो जो 20 लीटर है ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और डी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा सही भी हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तो जो डी वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है भैया। सही सवाल, एकदम सही सवाल और एकदम सही तरीका इसको लगाने का, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल। अगले सवाल पे चले, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। सवाल नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। सवाल ने कहा है कि H और O दो स्थानों के बीच की जो दूरी है वो D इकाई है, ठीक है। D उन दोनों के बीच की दूरी है। H से O तक जाने में एक व्यक्ति निर्धारित समय में S इकाई की औसत चाल को प्राप्त करता है। यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करे तो उसे सामान्य चाल की तुलना में 20 मिनट अधिक समय लगेगा, और यदि वह 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है तो वह 44 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है। डी और एस के संख्यात्मक मान का योग क्या है, ठीक है।
b मतलब दूरी दोनों के बीच की, और जो s है, s का मतलब क्या है, उसकी जो सामान्य औसत चाल है, ठीक है, इन दोनों का जो योगफल होगा वो कितना होगा, ये हमको बताना है। तो कैसे यहाँ पर हम इसको देखने वाले, हम ये मानते हैं कि उसकी जो चाल है, ठीक है, उसकी जो स्पीड है वो पहले 60 थी, ठीक है, और उसके बाद में वो एक बार फिर किससे चलता है, 75 से चलता है। ये किसकी बात करें हम, तो ये हम बात करते हैं स्पीड की, ठीक है। जो दूरी है वो सेम है, जो दूरी है वो क्या है, सेम है। तो हम सभी जानते हैं कि स्पीड का जो उल्टा होता है वो हमको टाइम बताता है, स्पीड का उल्टा हमको क्या बताता है, टाइम बताता है। तो यानी इसको हम कह सकते हैं ये 75 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 60। इसको हम चाहें तो काट भी सकते हैं, 15 पचे 75 हो जाएगा, 15 चौके कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब वो 60 की स्पीड से चलता था तो उसको 5 घंटे लगते थे उसी दूरी को तय करने में, और जब वो 75 की स्पीड से चलता था तो उसको 4 घंटे लगते थे उसी दूरी को तय करने में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात ये नहीं है, यहाँ पर बात ये है कि जब वो 60 की स्पीड से चलता था तो हम यहाँ पर कह सकते थे कि सर उसको 20 मिनट ज़्यादा लगते थे, ठीक है। उसको कितना लगता था, 20 मिनट ज़्यादा लगता था। इसका मतलब ये है कि जिस डिस्टेंस को वो 5 घंटे में तय कर रहा था, ठीक है, उसको क्या करना चाहिए था, 20 मिनट और पहले करना चाहिए था। 20 मिनट और अगर पहले करना चाहिए था तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी जो स्पीड है उसको थोड़ी सी हमें बढ़ानी पड़ती। बात समझ में आ रही है, गुड। इसके बाद में क्या कहा कि जब वो 75 की स्पीड से चलता है तो वो 44 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है। 44 मिनट क्या होता है, पहले पहुंच जाता है। इन दोनों के बीच का अगर समय का अंतर देखें, एक बार क्या हुआ, 20 मिनट लेट कर दिया उसने, ठीक है, और एक बार क्या हुआ, 44 मिनट वो पहले पहुंच गया। एक प्लस में एक माइनस में, दोनों के बीच का अगर हम अंतर देखेंगे, ठीक है, मतलब एक अगर आगे जा रहा है तो एक और पीछे जा रहा है, तो दोनों के बीच की जो गैपिंग है वो ज़्यादा हो जाएगी, दोनों जुड़ जाएंगे। इनको अगर हम जोड़ते हैं तो ये हमको यहाँ पर मिल जाता है 64 मिनट। ये क्या है, 64 मिनट है, ठीक है, ये 64 मिनट है। इसके हिसाब से अगर इधर से हम देखें और अगर हम यहाँ से देखें, टाइम का जो डिफरेंस देखने को हमको मिलता है, ठीक है, वो है 1 आवर का, ठीक है। 1 आवर का जो डिफरेंस है वही 64 मिनट के बराबर है, ठीक है। बात समझिएगा, यानी 1 घंटे का यहाँ से अगर हमने देखा समय का जो अंतर है, इनकी जो स्पीड है, ठीक है, इनकी जो स्पीड है जो कम से ज़्यादा से कम हो रही है, ठीक है। यानी कि पहले जब 60 की स्पीड से चल रहे थे इनको 5 घंटे लगा, स्पीड इन्होंने बढ़ा दी, 75 कर दी, तो कितना लगा, 4 घंटे। यहाँ पर जो समय का टोटल कमी हुई, ठीक है, समय के जो कुल मिलाकर के कमी हुई वो कितनी हुई, 1 घंटा मेरे हिसाब से। लेकिन यहाँ पर सवाल के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो वो किसके बराबर है, 64 मिनट के बराबर है। ये बात समझ में आ रही है, गुड। अच्छा, यहाँ पर हम एक बात ये भी कह सकते हैं कि जो 1 घंटा है यही 60 मिनट है, ठीक है। ये क्या है, ये 60 मिनट है, यानी 60 मिनट किसके बराबर है, तो 64 मिनट के बराबर है। ये बात समझ में आ गई, यानी हमें कितना टाइम समझ लो लग रहा है, तो 64 मिनट लग रहा है। क्लियर है, अभी समझना। अब आगे क्या होने वाला है यहाँ पर, तो आगे यहाँ पर होने वाला है ये कि सवाल ने हमसे क्या पूछा है, देखो ये जो 60 मिनट है ना, ये 60 उसकी स्पीड भी तो है। इन दोनों बातों को भी यहाँ पर समझिएगा। तो क्या है ना कि यहाँ से हम इस पे भी लिंक कर पा रहे हैं। अच्छा, 60 है ये, तो अब कितना हो गया, 64 हो गया, ठीक है, ये बराबर चीज़ें होगी। अब यहाँ पर एक बात हमको और समझनी है, सवाल ने क्या कहा था, उसकी दूरी भी बतानी है। तो दूरी कितनी हो जाएगी भैया, 60 को 5 से गुणा करा दो। भाई दूरी मतलब क्या होता है, चाल गुणे समय, तो 60 पंचे कितना हो जाता है, 300, तो ये 300 हो जाएगा। इसको किससे गुणा कराएंगे तब ये 300 हुआ, 5 से। इसको भी अगर हम 5 से गुणा करा देते हैं तो 5 चौके 20 और 6 पंचे 30 और 2 कितना हो जाएगा, 32, 320 आएगा, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि जो उसकी स्पीड है, उसकी जो स्पीड है, ठीक है, वो कितनी है, 64 किलोमीटर पर आवर की है, और उसकी जो दूरी है दोनों के बीच की वो कितनी है, 320 किलोमीटर की है। तो अगर सवाल ये हमसे पूछे कि उन दोनों के संख्यात्मक मान का योग कितना होगा, तो हम कह सकते हैं सर उनको जोड़ दो, 320 को और 64 को जोड़ दो, ठीक है, 4 6 2 8 और 3 384, ये जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो जो बी वाला ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। इसको चाहो तो ऐसे समझ लो, ठीक है, और अगर आपको ऐसे ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो इसको दूसरे तरीके से भी हम यहाँ पर समझ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ गई। देखो ये एक आवर है, ये किसके बराबर है, 64 मिनट के। हम क्या करते हैं, सब चीज़ों को घंटा बनाते हैं, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, आवर। यानी 1 यूनिट किसके बराबर है, 64/60 के बराबर है। क्या ये बात समझ में आ गई, गुड। अब देखो क्या है, दूरी निकालते हैं हम, ठीक है। दूरी कितनी आएगी, 60 पंचे 300, 300 यानी 1 यूनिट की वैल्यू अगर इतनी है तो 300 की वैल्यू कितनी होगी, इसको 64/60 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 60 पंचे 300 होता है, 5 को अगर 64 से गुणा कराएंगे तो बोलो 320 आएगा कि नहीं आएगा। तो फिर वही दूरी निकल करके आ गई, कितनी निकल करके आ गई, 320,
ठीक है। जो दूरी निकल करके आ गई वो कितनी आ गई, 320 निकल करके आ गई, और इसके पहले भी हमने वही देखा था, ठीक है। अब बात यह है कि 320 किलोमीटर की जो दूरी निकल करके आ गई है, ठीक है, ये कितने समय में हम तय कर रहे हैं, यहाँ पर 5 घंटे हमको दिया गया है। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो फिर हमको वही 64 मिल करके आएगा, फिर वही 64 को अगर हम 320 में जोड़ेंगे तो 384 आएगा। बातें यहाँ पर क्या है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा सवाल था ये, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। सवाल ने क्या किया था, आपको फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन आप यहाँ पर फंसने वाले नहीं है। बात समझ में आ गई, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 13 क्या कह रहा है। सवाल ने कहा है एक व्यक्ति की उम्र और उसके पिता की उम्र का अनुपात 4:5 है। सवाल बहुत अच्छा है। एक व्यक्ति की उम्र और उसके पिता की उम्र का अनुपात जो है वो 4:5 है। मैं यहाँ पर एक बात मान लूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर एक बात ये मान लेता हूँ, मैं उस व्यक्ति को यहाँ पर ऐसे मैंने मान लिया, और ये उसका फादर है, ठीक है, ये वो व्यक्ति है और ये उसका फादर है। तो व्यक्ति और उसके पिता की उम्र का जो अनुपात है वो कितना है, 4:5 है। एक बात यहाँ पर होगी, ठीक है। अब आगे सवाल क्या कहा है, तथा उसकी और उसके पुत्र की उम्र में 6:1 का, कौन, जो ए है ए, और इसके पुत्र, तो मैं इसको इसका सन मान लेता हूँ, ये 6:1 का अनुपात है, ठीक है। यहाँ पर एक बात समझो, जो ए है यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, इनको बराबर होना चाहिए। 6 और 4 का अगर हम एलसीएम की बात करें 12 आएगा। इसको 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा, तो इसको भी 2 से गुणा, इसको 3 से गुणा, तो इसको भी 3 से गुणा। अब हम यहाँ पर कह सकते हैं ए, ठीक है, यफ और यस, तो ए कितना हो जाएगा, ए 12 हो जाएगा। अगर बात करें यफ की तो यफ हो जाएगा 15, और अगर हम बात करते हैं यस की तो यस हो जाएगा 2, ठीक है। तीनों का अनुपात हमने निकाल लिया। अब आगे सवाल ने क्या कहा है, सवाल ने कहा है कि 4 वर्ष पहले ये अनुपात 11:14 और 11:1 था। कितने साल पहले, 4 साल पहले, ठीक है। कोई बात नहीं है, ये वर्तमान है। 4 साल पहले की अगर हम बात करें, 4 साल पहले की अगर हम बात करें तो यही लिख लेते हैं। सवाल ने क्या कहा, ये जो अनुपात है वो 11:14 था, यानी ये 11 था और ये 14 था, ठीक है। और यहाँ पर क्या कहा, ये 11 था और ये 1 था। यहाँ पर एक बात अच्छी ये है, जो ए है वो 11 है, यहाँ भी ए 11 है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। 4 साल पहले अगर हम यहाँ देखें तो ये ए कितना है, ये ए 11 है, एफ कितना है, एफ 14 है, और एस कितना है, तो एस की वैल्यू 1 दी गई है, ठीक है। कितने साल पहले, 4 साल पहले। इन सबके बीच में देखो, चूंकि सब 4 साल पहले, तो सबके सब तो 4 साल छोटे रहे होंगे 4 साल पहले, बोलो। अब क्या है कि इनके बीच का गैप देखते हैं, तो 2 से 1 कम है, यहाँ पर 15 से 1 कम है, यहाँ पर 12 से 1 कम है, गैप सेम है। तो हम कह सकते हैं कि जो 1 का गैप है ये 4 वर्ष के बराबर है। 1 का जो गैप दिख रहा है हमको वो कितने साल के बराबर दिख रहा है, तो 4 साल के बराबर दिख रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब सवाल ने क्या कहा है कि अब से 12 वर्ष बाद क्या अनुपात होगा, किसमें, दादा तथा पोते में। दादा कौन है, ये जो एफ है ना, ये दादा है और ये उसका पोता है। इनमें कब का अनुपात हमसे पूछा, आज से 12 साल बाद का, ठीक है। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब देखो यहाँ पर इसको लगाने के 2 तरीके हैं। बात यह है कि 1 यूनिट अगर है 4 वर्ष के बराबर, तो इनके यानी दादाजी की और बच्चे की अभी वर्तमान उम्र हम निकाल सकते हैं। 15 को 4 से गुणा करा करके, 2 को 4 से गुणा करा करके, एक तो तरीका हो जाएगा ये, ठीक है। और जो दूसरा तरीका है वो ये है, चूंकि सवाल ने हमसे अनुपात ही पूछा है तो क्यों ना सीधे सीधे अनुपात निकाल दे। अब क्या है, अभी अगर हम अभी की बात करें, ठीक है, अभी की बात करें, दादा की और पोते की उम्र का जो अनुपात है वो हमें दिया गया है 15:2, ठीक है। अच्छा, 1 मतलब क्या है, 4 साल, यानी अगर अनुपात में 1 बढ़ता है इसका मतलब होता है 4 साल बढ़ जाएगा, ठीक है। सवाल ने क्या कहा है, 12 साल बाद। अगर 12 साल हमें बढ़ाना है तो इसका मतलब है 4 को कितनी बार बढ़ाओगे तो 12 हो जाएगा, 3 बार, 4 4 8 4 12, 3 बार, यानी अनुपात में अगर 3 बढ़ा दें तो उम्र में 12 साल बढ़ जाएगा। तो इन तीनों के अनुपात में कितना बढ़ा दो, इन दोनों के अनुपात में 3 3 बढ़ा दो, 15 से कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 2 में 3 जोड़ो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब कितने की यहाँ पर वृद्धि देखने को मिली, 3, और 3 किसके बराबर हो जाएगा, तो 3 बराबर हो जाएगा 12 वर्ष के। तो हमें कह सकते हैं कि 12 वर्ष के बाद में दादाजी और पोते की उम्र का जो अनुपात होगा वो 18:5 होगा। ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो सी वाला को क्या होगा, सही होगा, ठीक है। सी वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, बहुत शानदार, ठीक है। अच्छा सवाल था ये, अनुपात वाला था, बहुत अच्छा सवाल था। देखो कितना घुमा रहा है आपको, ठीक है। और इसके बाद में जो अगला सवाल है वो वाकई में आपको बहुत घुमाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको क्या करना है, परेशान नहीं होना है, चीज़ों को बहुत आराम से समझना, ठीक है। तो सवाल ने क्या कहा है, सवाल नंबर 14, सवाल ने कहा है संख्याएँ 24 45 ए, ठीक है। मैं संख्याओं को यहाँ पर लिख ले रहा हूँ एक बार, ठीक है। 24 है, ठीक है, 45 है, स्मॉल ए है, ठीक है। इसके बाद में 35 59 और 83, कितना है, 35 है, ठीक है, 59 है, 83 है,
और इसके बाद में है बी 29 और 74, ठीक है, बी 29 और 74, बी है 29 है और 74 है। ये हैं कुछ संख्याएं हमारे पास। कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। गिन ले रहा हूँ जरा एक बार तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, कुछ भूल रहा, 24 45 ए 35, 24 45 ए 35, 35 के बाद में 59 83 46, हाँ 59 है 83 है, और इसके बाद में यहाँ पर क्या आता है, 83 के बाद में आता है 46, ठीक है, और 46 के बाद में बी 29 74, यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ, ठीक है, बी और फिर 29 और फिर 74। ये हैं वो कुछ 10 संख्याएं। फिर आगे सवाल ने क्या कहा है, इनको एक क्रम से व्यवस्थित किया गया है। जैसे वे क्रम में रहती हैं, जब प्रत्येक संख्या को उसकी क्रम में, ठीक है, क्रम से जोड़ा जाता है तो नई बनने वाली संख्याओं का जो औसत है वो 55 आता है। लुप्त संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, ठीक है, जो नई संख्या है उसका जो औसत है वो कितना आता है, 55 आता है। तो सवाल ने क्या कहा है, सवाल ने हमसे ये कहा है कि जो नई बनने वाली संख्या है उनका जो औसत आता है वो कितना आता है, 55 आता है। तो जो ए और बी हैं, लुप्त संख्याएं दो हैं, ए और बी हैं, इनका जो औसत है वो कितना है, ठीक है। सवाल ने जो कुछ पूछा है बहुत गंदा सा हमसे पूछा है, सवाल ने जो भी कुछ पूछा है बहुत गंदा सा पूछा है, थोड़ा कंफ्यूज होने वाली चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये 10 संख्याएं हैं, बात यहाँ पर क्या है, इन सब में एक क्रम से जोड़ा जाता है, ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं इसमें 1 प्लस किया जाएगा, इसमें 2 प्लस किया जाएगा, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8, इसमें 9 और इसमें 10, ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सब में अगर हम देखें, ठीक है, इनको हम एक जगह लिख लेते हैं, तो इन सब में हमने क्या प्लस किया होगा, तो 1 + 2 + 3, ठीक है, प्लस का 4 प्लस का 5 और ऐसे करके प्लस का 10 बटे में 10। एवरेज की अगर हम बात करें तो, ठीक है, अगर हम बात करें एवरेज की, तो ये चीज़ हमने इसमें प्लस करा है, और इतना प्लस करने के बाद में जो हमारा एवरेज निकल करके आता है वो कितना हो जाता है भैया, तो 55 हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। कितना हो जाता है, 55 हो जाता है, ठीक है। अब बात क्या है कि इन सब का जो एवरेज है, ठीक है, इन सब का जो एवरेज है वो कितना है, 55 है। तो इसको देखते हैं कि ये कितना है, इसको हम देखते हैं कि इनका इतने का केवल अगर हम एवरेज की बात करें तो ये कितना निकल करके आता है, ठीक है, इतना। इसको हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं, तो इसको देख लेते हैं। 1 से लेकर के 10 तक अगर हम जोड़ेंगे, प्राकृतिक संख्याओं का योग है, 10 संख्याएं, तो इसका रूल होता है, क्या होता है, प्रथम पद और अंतिम पद अगर हमें पता होता है तो होता है n/2, ठीक है, इंटू a + l यानी 1 + 11, 1 + 10 जो अंतिम पद है, ठीक है, यानी कुल मिलाकर के 11 हो जाएगा। 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है, 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10, और एक 11, 11 पचे कितना हो जाएगा, 55, ठीक है, कितना हो जाएगा, 55। 55 को अगर हम यहाँ पर 10 से भाग करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5.5, कितना आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो ये कुल संख्याएँ थी, इसमें एक जो हमने जोड़ा, सब में एक बढ़ते क्रम में जो हमने सब में जोड़ा, सबका जो एवरेज था वो कितना था, 55 था, ठीक है, कितना था, 55 था। जिसमें से 5.5 है वो घटा दो, सबसे पहली बात तो हमको बात एक पता चलेगी, 10 में से 5 जाएगा 5, ठीक है, दशमलव, यहाँ पर बचेगा 4, 14 में से अगर हम 5 को घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 9, यानी 49.5 बच रहा है। कितना बच रहा है, 49.5 यहाँ पर बच रहा है। सवाल को थोड़ा सा समझना। अब क्या है, इसको मैं इतना हटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं इतना हटा दे रहा हूँ। अब बातों को समझना, 49.5 जो बच रहा है वो इनका केवल एवरेज है, ठीक है। सवाल ने तो यही कहा था ना कि अगर इन सब में हम क्रम से एक बढ़ाते हुए जोड़ते हैं तो जो नई संख्या होती है उसका जो एवरेज निकलता है वो कितना होता है, 55। तो हमने क्या माना कि इस पूरे का जो एवरेज था वो 55 था, लेकिन उस 55 से हमने उतना घटा दिया, उतना औसत हमने घटा दिया जो हमने बाद में जोड़ा था, तब हमको ये मिला कि 49.5 जो है वो इन सब का औसत है, इनका औसत है, ठीक है। बात समझ में आ गई, गुड। अब इनका औसत अगर 49.5 है, बात समझो, ये कुल हैं कितने, ये कुल 10 हैं, ये कुल कितने हैं, 10 हैं, और इनका जो औसत है वो कितना है, 49.5 है। अगर हम बात करें इन सभी के योगफल की, तो इन सब का योगफल कितना आएगा, अगर इसको 10 से हम गुणा करा देते हैं तो हम कह सकते हैं सर 495 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 495 आएगा इन सब का योगफल। ये बात समझ में आ गई, गुड। अब 495 क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है, और इन सब को जोड़ो, 495 आना चाहिए। जोड़ लेते हैं, फिर कैसे जोड़ेंगे, देखो, 4 9 13, 13 और 6 कितना हो जाएगा, 19 और 3 22, 22 और 8 30, 1 31, 5 36, 5 41, 41 और 4 कितना हो जाएगा, 45, ठीक है,
45 हो जाएगा, 4 आएगा, 4 7 11 और 2 13, 13 4 17, 17 8 25, 5 30, 3 33, 4 37 और 2 कितना हो जाएगा 39। ठीक है, 39 प्लस ए प्लस बी। ठीक है, और ये किसके बराबर होना चाहिए 495 के। तो हम कह सकते हैं सर जो ए प्लस बी है वो किसके बराबर है 100 के बराबर है। ठीक है, a प्लस बी किसके बराबर है 100 के बराबर है। अब अगर a प्लस बी 100 के बराबर है, सवाल ने क्या कहा था लुप्त संख्याओं का औसत बताओ। भैया दो चीज़ें हैं, अगर हम इन दोनों के एवरेज की बात करें तो हम कह सकते हैं सर a प्लस बी बटा 2 यानी कि 100 बटा 2 और कितना हो जाएगा 50, 50 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात करेंगे तो डी हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाए क्योंकि सवाल बड़े अटपटे हैं और समझाना बड़ा ज़रूरी है आपको। ठीक है, तो सवाल बहुत अच्छा सवाल था ये। तो इस तरीके के भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि सवाल ही समझ में नहीं आता है कि वो पूछ क्या रहा है और इसकी वजह से हम उसको नहीं लगा पाते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लगा पाओगे। अगला सवाल हम लोग देखें भैया। ठीक है, सवाल नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। तो सवाल ने कहा है कि एक व्यक्ति अपनी 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य से अपनी 40 वस्तुओं का जो मूल्य है ना उसको क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। वह 10 वस्तुओं को अंकित मूल्य से 10% की छूट पर तथा 20 वस्तुओं को 15% की छूट पर बेचता है। शेष वस्तुओं पर वह अधिकतम लगभग कितनी छूट दे सकता है यदि वह अभी भी कुछ लाभ कमाना चाहता है। कितना अच्छा सवाल है। ठीक है, ये कंफ्यूज करने वाला सवाल है कि वो अभी भी लाभ कमाना चाहता है, मतलब जरूरी नहीं है कि वो लाभ कमाए, लेकिन वो अभी भी क्या चाहता है कि उसको लाभ मिले थोड़ा बहुत। ठीक है, समझते हैं। देखो क्या है, 40 वस्तुओं को उसने खरीदा। हमने क्या माना, हमने ये माना कि 100 रुपये की उसने चीज़ों को खरीदा और 20% ज़्यादा अंकित किया, मतलब 120 रुपये उसने क्या कर दिया अंकित कर दिया। ठीक है, 10 वस्तुओं को वो अंकित मूल्य से 10% की छूट पर बेचता है। 10 वस्तुओं को क्या करता है वो, 10 वस्तुओं को अंकित मूल्य से 10% की छूट पर वो तथा 20 वस्तुओं को वो 15% की छूट पर बेचता है। ये दोनों बातें आपको समझनी है। तो यहाँ पर कुल वस्तुएं जो हैं वो एक बार वो 10 वस्तुओं को बेच रहा है, ठीक है, और एक बार वो 20 वस्तुओं को बेच रहा है। तो कुल कितनी वस्तुएं यहाँ पर बिक जा रही हैं 30। हमारे पास जो वस्तु बच रही है वो कितनी बच रही है 10 वस्तु। ठीक है, कुल जो खेल है वो किसका है, वो उन 10 वस्तुओं का है। क्लियर है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, देखो अंकित मूल्य कितना है 120 रुपये है और हम मानते हैं कि प्रत्येक वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 120 रुपये है। 10 जो हमारे पास जो 40 चीज़ें हैं उनको हम एक एक मानते हैं। तो हम ऐसा मानते हैं एक वस्तु को वो कितने पर बेचेगा 10% की छूट पर बेचेगा। 120 का अगर हम 10% निकालते हैं 12 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं इसका हम माइनस का 10%। ठीक है, एक वस्तु, तो एक वस्तु अगर हम माइनस का 10% करते हैं, बात को समझना, तो एक कितना 12 घट जाएगा तो कितना बचेगा 108 रुपये की ये चीज़ बिकेगी। बोलो ये बात समझ में आ गई। गुड। फिर 2 वस्तुओं यानी 20 वस्तुओं को क्या करता है वो 15% की छूट पर बेचता है। ठीक है, यानी 2 वस्तुएं हैं। कितनी वस्तुएं होगी 2, 20 का मतलब 2 वस्तुएं। ठीक है, और 15% की छूट पर अगर उसको बेचेगा तो 120 का अगर हम 15% निकालते हैं, बातों को समझना। ठीक है, कितना निकालते हैं हम 15% निकालते हैं। ठीक है, तो ये 0 से ये कट जाएगा। ठीक है, 5 तियाँ 15 और 5 दूनी 10 और 2 छाक 12, 6 तिरिक कितना हो जाएगा 18। तो कितना होगा 102, यानी 18 निकल जाएगा ना। 18 रुपये छोड़ रहे हैं हम, 120 में 18 छोड़ेंगे 102। चूंकि 2 वस्तुएं हैं यहाँ पर तो 102 में अगर एक वस्तु बेचेंगे तो 2 वस्तु को कितने में बेचेंगे, हम कह सकते हैं सर 204 रुपये में। ठीक है, 2 वस्तु को कितने रुपए में हम बेच रहे होंगे, तो 204 रुपये में हम बेच रहे होंगे। क्या ये बातें समझ में आ गई। यहाँ पर एक वस्तु है, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पर 2 वस्तु है। ठीक है, अब ये मत कहना सर वस्तुएं तो 40 है, 40 को हमने क्या माना 4 वस्तुएं मान लिया। ठीक है, गुड। अब क्या है बात, सवाल ने क्या कहा है, सवाल ने हमसे ये कहा है कि अभी भी कुछ लाभ कमाना चाहता है। कैसे, देखो अगर 4 वस्तुओं को उसने खरीदा होगा तो मेरे हिसाब से 400 रुपये का खरीदा होगा, और अभी तक 3 वस्तुओं को बेच कितने में चुके हैं, तो 200 और एक 312 रुपये में। ठीक है, 312 रुपये में वो 3 वस्तु को बेच चुके हैं। 3 वस्तु को 312 रुपये में बेच चुके हैं। उनके पास अभी भी एक वस्तु है और 400 रुपये से उनको थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। 4 रुपये से यानी 400 रुपये से उनको थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि सवाल ने कहा है उसको अभी भी कुछ लाभ कमाना है। तो 312, 400 में से 312 घटा दो, कितना हो जाएगा भैया 88। कितना हो जाएगा 88 रुपये। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो उसके पास एक वस्तु और है, जो उसके पास एक वस्तु और है, तो सवाल ने कहा गया है कि कितनी छूट दे,
कितनी छूट दे, तो यानी वो 88 रुपये उसको अभी भी चाहिए, कम से कम 88 रुपये का तो वो बेचे ही बेचे। तो हमें कह सकते हैं कि 120 रुपये की जो चीज़ थी, भाई छूट देगा ना, तो छूट तो इसी पर वो देगा, लेकिन प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं तो हमको यहाँ से देखना पड़ता है, ठीक है। तो बात यहाँ पर क्या हो जाएगी कि जो 120 रुपये की चीज़ अभी भी हमारे पास एक चीज़ बची हुई है, उसको कम से कम हम 88 रुपये पर तो बेचेंगे ही बेचेंगे। तो यहाँ पर हम छूट कितना दे सकते हैं, यहाँ पर हम छूट कितना दे सकते हैं, तो भैया 20 रुपये तो ये हो गए, और 88 और 12 उधर का, 20-12 कितना हो जाएगा 32, यानी कि 32 रुपये हम कम से कम दे सकते हैं, अधिकतम दे सकते हैं। 32 रुपये से कम नहीं, मतलब इससे ज़्यादा हम छूट नहीं दे सकते हैं, इससे कम दे सकते हैं, अच्छी बात होगी, ठीक है। परसेंटेज निकालते हैं, कितना परसेंट ये लगभग बनेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 छाक 12 हो जाएगा, ठीक है। 32 पंचे कितना होता है, तो 160, 160 को अगर हम लोग 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा बोलो, तो 6 दूनी 12, 4 बचेगा, ठीक है, 40 हो जाएगा। तो 6 सतह 42 नहीं कह सकते, 6 चाक 36 कह सकते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 26, कितना आ जाएगा 26, यानी कि लगभग 26%, कितना हो जाएगा, यानी कम से अधिकतम अगर वो 26% तक छूट देता है तो उसको क्या हो जाएगा, अभी भी कुछ प्रॉफिट मिलेगा। 26 जो है यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो जो बी वाला है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल था, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल था, और ये गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, वरना आप इसमें फंसोगे। क्या हो सकता है, इसमें आप फंस सकते हो, तो वो आपको नहीं करना है, ठीक है। उम्मीद है कि ये वाला सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 16। सवाल ने क्या कहा है, ए किसी निश्चित कार्य को कुछ निश्चित दिनों में समाप्त कर सकता है, बहुत अच्छी बात है, जबकि बी को स्वतंत्र रूप से इसी कार्य को करने में ए से 45% अधिक दिन लगते हैं। बी को किससे ज़्यादा दिन लगते हैं, तो ए से, ठीक है। यानी कि हम बात कर लें अगर ए की और बी की, ठीक है, ए की और बी की अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो बी को ए से 45% दिन ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। 45% का मतलब क्या होता है भैया, तो 9/20 होता है, ठीक है। बी को ज़्यादा दिन लगता है, यानी ए को अगर 20 दिन लगता होगा तो बी को 29 दिन लगेगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। फिर इनका हम क्या करते हैं, टाइम निकालते हैं। ये क्या है, ये दिन है, ठीक है। तो इनकी क्या, नहीं ये क्या है, दिन अधिक लगते हैं, ठीक है। ये दिन है, इनकी क्षमता निकालते हैं, ठीक है। तो जो इन दोनों की क्षमता जो कि उल्टा हो जाएगा सीधे सीधे, ए की क्षमता 29 होगी, ठीक है, और जो बी है, बी की क्षमता कितनी होगी, एक दिन में 20 काम करने की। क्लियर है, बहुत अच्छे। सवाल ने हमसे कहा क्या है, सवाल ने हमसे कहा है उन्होंने एक साथ 58 दिनों तक काम किया, अच्छी बात है, तथा शेष कार्य बी ने अकेले 29 दिन में पूरा किया। देखो बी कौन है, बी ये है, बी की क्षमता कितनी है, 20 है, ठीक है। बी की क्षमता 20 है, 20 की क्षमता के हिसाब से जब ये शेष काम को करता है तो कितने दिन में करता है, 29 दिनों में, यानी 29 दिनों में 20 के हिसाब से इसने जितना भी काम किया यही शेष काम था। तो ये तो हो गया शेष कार्य, ठीक है। और उसके बाद में दोनों लोगों ने 58 दिन तक कार्य किया भी था, तो 29 और प्लस 20 इनको जोड़ लो, 20 20 40 और 9 49, 49 के हिसाब से इन्होंने 58 दिन तक पहले तो कार्य किया है, फिर जो बचा था उसको बी ने किया था। तो ये तो हमारा हो जाएगा टोटल वर्क। ये क्या हमारा निकल करके आएगा, ये हमारा निकल करके आएगा टोटल वर्क, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ने पूछा क्या है, सवाल ने पूछा है कि ए इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता था। भैया तो ये हमारा टोटल वर्क हो गया। ए की अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो वो है 29, और 29 से हमें क्या करना है, इनको हल करना है। कैसे हल करेंगे, देखो तो चाहो तो इनको गुणा कराओ, इनको गुणा कराओ फिर काम करो, या एक और बेहतरीन तरीके से हम इनको कर सकते हैं। कैसे, 29 यहाँ भी है, 29 यहाँ से निकल सकता है, निकाल लो, 29 निकलेगा, यहाँ पर बचेगा 49 और यहाँ पर गुणे 2 और प्लस का यहाँ पर बचेगा 20, ठीक है। 29 चला गया, नीचे 29 है, ये चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। 49 दूना कितना होता है, 98, 98 में अगर हम 20 को जोड़ेंगे तो 118 आएगा। कितना आएगा, 118 दिन में ये कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। 118 दिन में ए उस काम को कंप्लीट कर सकता है। ऑप्शन कहाँ पर है, तो बी वाला सही होगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो जो बी वाला ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है भैया। बढ़िया सवाल था ये भी, ठीक है। कुछ चीज़ें थी जो इसमें नहीं दी गई थी, लेकिन ये फंस सकते थे इसमें भी हम, ठीक है। मैंने पहले ही कहा था कि बहुत अच्छा पेपर है ये। जिस भी शिफ्ट में पढ़ा होगा, जो भी बच्चा इस शिफ्ट के चक्कर में फंसा हो गया वो रोया होगा, ठीक है। वो क्या होगा, रोया होगा कि कौन से पेपर में हम लोग फंस गए, ठीक है। कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करने हैं, हम लोग पहले से तैयार होके जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं।
सवाल ने कहा है जब कोई वस्तु 15% और 17% की हानि पर बेची जाती है तो इसके विक्रय मूल्य में 6 रुपये का अंतर आता है। देखो, एक को हम 15% की हानि पर बेचते हैं, एक को 17% की हानि पर बेचते हैं, ठीक है। 15% और 17%, इनके बीच का अगर हम गैप देखें तो 2% मिलता है और 2% रुपये 6 के बराबर है। तो जो 1% की वैल्यू होगी वो 3 के बराबर होगी। तो जो 100% की वैल्यू होगी भैया वो कितनी हो जाएगी? 300। हमें कह सकते हैं कि जो वस्तु की कीमत है वो कितनी है? 300 रुपये है। सवाल ने क्या कहा? यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो 10% लाभ का मतलब क्या है कि 10 की चीज़ें 11 पर बेचो। 10 किसके बराबर है? ये 300 के बराबर है। कितना गुणा? 30 गुना, इसको भाई इससे कट जाएगा 30 गुना, इसको भी 30 से गुणा कर दो। 11 तियाँ कितना हो जाएगा? 33 और एक जीरो, यानी कि 330 कहाँ पर है? तो ऑप्शन डी में है। 330 कहाँ है भैया? ऑप्शन डी में है और ये हमारा क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया सवाल था ये तो बिल्कुल मरा हुआ सवाल था, मतलब अभी तक एकदम खतरनाक सवाल मिले और अब एकदम मरियल सा सवाल मिल गया। कोई बात नहीं है, अगले सवाल पे चले। सवाल नंबर 18 क्या कह रहा है? किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है 2600 रुपये है, जो इसके विक्रय मूल्य से 30% ज़्यादा है, ठीक है। सॉरी, इसके क्रय मूल्य से 30% ज़्यादा है। तो 30% ज़्यादा का मतलब हम कह सकते हैं सर कि 100 रुपये की बात करें क्रय मूल्य की तो ये 130 रुपये है, ठीक है। कितना है? 130 रुपये है। और 130 किसके बराबर है? तो 130 जो है यही 2600 के बराबर है, ठीक है। 2600 रुपये के बराबर है, ठीक है। ये जीरो से जीरो कट जाएगा। अगर बात करें तो 13 दूना 26, 20, एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? ठीक है, 20 के बराबर हो जाएगी। अच्छी बात है। सवाल ने क्या कहा है कि यदि लाभ 45% हो, यदि लाभ 45% हो तो इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? कोई बात नहीं भैया, दो बराबर है तो सबसे पहले 100 की वैल्यू तो निकालो, इसको क्या करना है? 20 से गुणा करा देना, ठीक है। तो 20 के बाद में 2 जीरो चिपका दो, ये तो हो गई वस्तु की कीमत। सवाल ने क्या कहा है? 45% हमको प्रॉफिट भी चाहिए, तो 45% प्रॉफिट चाहिए तो जो वस्तु का विक्रय मूल्य है कितना होगा? मतलब इसका 145% हमको निकालना है, ठीक है। 145/100, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कैंसिल हो, काम खत्म हो जाएगा। गुणा करा लेते हैं। कैसे? 145 को अगर 2 से गुणा कराते हैं, 100 दूना 200, 45 दूना 90, तो 290 हो जाएगा और एक जीरो ये वाला 2900 रुपये आएगा। कितना आएगा भैया? 2900 आएगा। ऑप्शन कहाँ पर है? तो डी वाला हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा सही हो जाएगा? तो जो डी वाला है वो क्या हो जाएगा? हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया। और अगला सवाल देखते हैं। बहुत छोटा सा सवाल है लेकिन शायद थोड़ा सा आप इसमें परेशान होंगे। सवाल ने कहा है नंबर 19, 2 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 6 और 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3 और 4 आता है? देखो, 6 से और 7 से जब हम विभाजित करते हैं शेषफल 3 और 4 आता है। इनके बीच का अंतर 3, इनके बीच का अंतर 3, 3 अंतर है, मतलब अच्छी बात है। 6 का और 7, वो बड़ी से बड़ी हमको संख्या चाहिए। कौन सी संख्या चाहिए भैया? वो हमको संख्या चाहिए कि जिससे हम 2 अंकों की वह संख्या कौन सी है जिसे 6 और 7 से जब हम विभाजित करते हैं, ठीक है, तो जो शेषफल आता है वो 3 और 4 आता है, ठीक है। छोटी से छोटी संख्या है, यहाँ पर शायद मिसप्रिंट कुछ हो गया होगा। तो इनका एलसीएम निकालो। तो इनका अगर हम बात करते हैं इनके एलसीएम की, ठीक है, इनके एलसीएम की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में तो कहीं पर 42 है भी नहीं, तो 42 का 2 गुना कर लेते हैं। भाई उनका मल्टीपल ही होगा, ठीक है। 42 का 2 गुना कर लो, कितना हो जाएगा? 84। लेकिन 84 तो इन दोनों से कट जाएगा। लेकिन सवाल ने क्या कहा है? सवाल ने कहा है जो शेषफल है वो कितना आना चाहिए? या तो 3 आना चाहिए या तो 4 आना चाहिए। 3 आना चाहिए 6 से डिवाइड करने पर, 4 आना चाहिए 7 से डिवाइड करने पर। हमने देखा था इनके बीच का जो अंतर ये था 3, उसी 3 को यहाँ पर क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो 84 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा? 81। 81 वो संख्या है जिसको अगर हम 6 और 7 से विभाजित करते हैं तो जो शेषफल बचेगा वो 3 और 4 बचेगा। और 81 ऑप्शन ए में है, तो ए वाला हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल है लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतने सवाल हार्ड करने के बाद में जो इसका एंड है बड़ा सुखद होगा, बड़ा आनंदमय होगा, ठीक है। तो इसी के साथ में आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। सवाल ने कहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा वाली ट्रेन 35 सेकंड में एक स्थिर खंभे को पार करती है। खंभे को जब पार करती है मतलब ट्रेन खुद की लंबाई को पार करती है, कितने स्पीड से? 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो 72 किलोमीटर को अगर हम गुणा करा लेते हैं 5/18 से, तो ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 18 चौके 72, 4 पंजे 20, 20 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है। और 35 सेकंड लगते हैं उसको किसी खंभे को पार करने में। गुणा करा दो, 35 दूना 70, यानी 700 मीटर उस ट्रेन की लंबाई है। ट्रेन की लंबाई कितनी भैया? 700 मीटर है, ठीक है। अब सवाल ने क्या कहा? 1.1 किलोमीटर लंबा एक पुल भी है, उसको भी पार करना है। तो अगर 1.1 किलोमीटर है मतलब 1100 मीटर है,
तो ये क्या है, ये पुल है, कुल कितनी दूरी हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं सर 1800 मीटर। ठीक है, 1800 मीटर की दूरी हो जाएगी और इस 1800 मीटर को अगर वो 20 की स्पीड से पार करेगी, क्योंकि उसकी जो चाल है वो तो 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 2 9 18 और 1 0, ये कितना लगेगा हमको, तो 90 सेकेंड लगेगा। कितना लगेगा, 90 सेकेंड हमको लगेगा। क्या ऑप्शन में कहीं 90 सेकेंड है, तो नहीं है। आप सवाल ने कहा है मिनट में बताओ। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे मिनट की, तो हम सभी जानते हैं 90 सेकेंड का मतलब होता है 1.5 मिनट। क्या होता है भैया, 1.5 मिनट होता है 90 सेकेंड का मतलब। और 1.5 मिनट कहाँ है, तो ऑप्शन डी में है, और डी वाला इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्लास हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो गई हो, मुझे पता नहीं है कितनी लंबी हो गई है, लेकिन ये ज़रूर पता है कि आज के जितने प्रश्न थे वो बहुत लाजवाब थे और आपके दिमाग को उन्होंने एक बार टेस्ट जरूर किया होगा और आपके दिमाग को भी लगा होगा कि वाह, जितना भी हमने पढ़ा है आज वाकई में काम आया है। और अगर आज के इस क्लास के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए, मेरे लगाने से पहले अगर आपको सवाल समझ में आ गया था, भले ही आप ना लगा पाए हों, लेकिन सवाल कह क्या रहा है ये बात अगर आपने समझ ली थी, ठीक है, तो श्योर है कि आप का जो सिलेक्शन है वो इस बार हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई संशय वाली बात, कोई डाउट वाली बात अब नहीं रह जाती है। अगर आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, मुझे तो उम्मीद यही है कि सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो समझ में नहीं आया होगा। फिर भी अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आया होगा, तो फिर उसके लिए कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर कमेंट करिएगा। टेलीग्राम है, वहाँ पर क्वेश्चन को डाल दीजिएगा, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। एक क्लास और होगी जिसमें हम लोग एरिथमेटिक कर रहे होंगे और उसके बाद में, जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया था, एडवांस मैथ पे हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। तो एडवांस मैथ को भी करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, क्लास अच्छी तो लगी ही होगी। ठीक है, और शेयर करिएगा सभी बच्चों के पास में। मिलेंगे अगली क्लास में बेहतरीन प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।